स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द तमिलनाडु एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिफरेंसेज हैं एजुकेशन पॉलिसी एंड एजुकेशन फंडिंग के रिगार्डिंग में, तो उसी को यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ को हमने मल्टीपल टाइम्स रीड किया है प्रीवियस कुछ डेज के अंदर में। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट है वो फिर से रीअसेंबल है वो हुआ है बजट सेशन के सेकंड पार्ट के पर्सपेक्टिव से। तो उसी दौरान में क्वेश्चन आवर के दौरान में जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा एक क्वेश्चन है वो पूछा गया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से कि उनके स्टेट को जो पीएम श्री स्कीम है उसका जो फंडिंग है वो क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। तो उसके पर्सपेक्टिव से जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं उनके द्वारा रिप्लाई के अंदर बताया गया कि आपके स्टेट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उनको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। तमिलनाडु स्टेट के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको अपोज है वो किया गया है, उसको उनके द्वारा अपोज करने की वजह से जो फंडिंग है वो रोका गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखिए कि इसी डिस्कशन के दौरान में कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के बिटवीन में। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के अंदर हमारे पास 2-3 टॉपिक्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन के रिगार्डिंग में। फर्स्ट ऑफ आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर जो क्वेश्चन आवर है वो कंडक्ट होता है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल रखने का ये टूल है। यहाँ पे क्वेश्चन आवर के दौरान में कोई भी स्टेटमेंट या पार्लियामेंट का जो प्रेसिडिंग है उसके दौरान में कोई भी स्टेटमेंट है वो दिया गया है, अनपार्लियामेंट्री आप देखिए कि वर्ड्स हैं उनको यूज किया गया है, तो स्पीकर को जो पावर है वो ग्रांट करता है। हाउस का जो रूल्स कमेटी है या हाउस का जो रूल बुक है उसके थ्रू स्पीकर को पावर है इन वर्ड्स को रिकॉर्ड के अंदर में ऐड करने से जो रोका है वो जा सकता है। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है कि हमारा जो पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है वो लाइव हुआ करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो लोग हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में एक चैलेंज है उसको भी क्रिएट करता है कि रिकॉर्ड के अंदर से तो आप रिमूव करोगे, बट आप देखिए कि जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उस दौरान में ये पब्लिक के अंदर इसका जो स्प्रेड है वो हो सकता है, स्प्रेड इसका आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्पीकर को पावर है किसी भी जो वर्ड है उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के अंदर में एक्सपेंज करने के पर्सपेक्टिव से या उसको ऐड करने से रोकने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, क्या हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही पार्ट हैं, तो क्या उनको यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर ग्रांट करता है जो आर्टिकल 105 है कि उनके थ्रू उनको इम्यूनिटी ग्रांट है कि पार्लियामेंट के अंदर में किसी भी तरीके का वो लैंग्वेज है उसको यूज कर सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, उनके स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में वो कोर्ट के अंदर लाइबल हैं वो नहीं है, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अर्लियर केस है उसको ओवर रूल है वो किया गया था, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है। तो किसी अगर मिनिस्टर के द्वारा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ब्राइबरी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया जाता है उनके स्टेटमेंट के अंदर में, तो आप देखिए कुछ अनएथिकल जो स्टेटमेंट है उस दौरान में वो कोर्ट को जो लाइबल है वो हो सकते हैं, कोर्ट के अंदर में उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स, ये कोर्ट के अंदर में उनके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है ब्राइबरी के रिगार्डिंग में अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट उनके द्वारा मेंशन किया गया, कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। आप देखिए कि उनको जो इम्यूनिटी है वो किस आर्टिकल के थ्रू ग्रांट होता है, आर्टिकल 194 के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसको कि अपोज है वो किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। अब देखिए कि तमिलनाडु के अंदर में कॉलोनियल एरा के समय भी लैंग्वेज कुछ लैंग्वेज है जिनको उनके द्वारा अपोज है वो किया जाता है। जो 1937 के समय सी राजगोपालाचारी का जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो प्रोविंस के एरियाज हैं जहाँ पे हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 1937 के समय में। तो उस दौरान में भी स्टूडेंट्स उनके द्वारा जो एंटी हिंदी जो प्रोटेस्ट है, एंटी हिंदी जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके लेटर फेज के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स हिंदी के अगेंस्ट में उनको अपोज है वो किया जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जिस लैंग्वेज का डोमिनेशन है वो उनका जो कल्चर है, उनका जो आप देखिए कि उनका जो तमिल लैंग्वेज है उसको वो प्रमोट करने का उनका एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम श्री स्कीम के बारे में है, तो स्टूडेंट जो पीएम श्री स्कीम है जो कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मॉडल गवर्नमेंट्स हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, उनको डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से जो स्टार्ट है वो किया गया था।
क्या स्टूडेंट्स पीएम श्री स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर है जिसके अंदर 100% जो मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, या सेंट्रल स्पॉन्सर है? तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर में इसके अंदर 14,500 के आसपास जो मॉडल स्कूल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका कंप्लीट वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जाएगा। तो उसी वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो डिफरेंसेज हैं, उस वजह से जो फंड है वो रोका गया। समग्र शिक्षा अभियान के रिगार्डिंग में भी जो फंड है उसको रोका गया था। समग्र शिक्षा अभियान क्या है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि हमारा जो अर्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन है उसके थ्री जो स्कीम्स हैं उनको मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है उसको बनाया गया, जिसके अंदर स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान है प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है सेकेंडरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, और स्टूडेंट टीचर्स एजुकेशन है। इन थ्री स्कीम्स को मर्ज करते हुए समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है जिसको कि क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके भी फंडिंग के पर्सपेक्टिव से हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर में रीड किया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेट तमिलनाडु एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिफरेंसेज है एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज जो रहेगा एजुकेशन के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे अब आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर से पता होना चाहिए, क्या लैंग्वेज जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो हमारे कौन सा लिस्ट के अंदर में है? तो स्टूडेंट्स एजुकेशन अर्लियर फेज के अंदर में स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, बट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको किसके अंदर ऐड किया गया? कंकरेंट लिस्ट के अंदर में। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस के पेपर के अंदर में, क्या कंकरेंट लिस्ट के अंदर में इसको जो ऐड किया गया एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट को, क्या यही एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सेंटर के द्वारा सोचा जाता है कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट के द्वारा आप देखने के लिए मिलेगा कि सेंटर का यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो पावर का जो डोमेन फिक्स ना होने की वजह से कंकरेंट लिस्ट के अंदर इसको ऐड करने की वजह से हमारे जो यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या उसके अंदर में इसी वजह से एनरोलमेंट है, एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था स्टेट लिस्ट से, उस दौरान में स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर में कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो आप देखिए कि एजुकेशन हुआ, सेकंड अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट को भी आप देखिए किसी के थ्रू ऐड किया गया। फिर स्टूडेंट्स वेट एंड मेजरमेंट है, वेट मेजरमेंट के अलावा आप देखिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड है। और स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के समय में। ईयर अगर आपको याद रखना हो तो 4 + 2 6 है, तो आप देखिए कि 76 आएगा। एक और फेमस अमेंडमेंट एक्ट है 44, इमरजेंसी के बाद में आया था वो 44, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस को रिमूव किया गया था जो इमरजेंसी के अर्लियर फेज के अंदर ऐड कर दिए गए थे। तो 4 + 4 8 होता है, तो 1978 के समय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के बारे में है, मणिपुर के वहाँ पे जो हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं 2, उनको ब्लॉक रखा गया है। वैली के एरिया से जो लोग हैं वो हिली एरियाज़ के लिए मूवमेंट है उसको ना कर सकें। आप देखिए कि टॉक्स को कैरी आउट किया गया कि क्या वहाँ पे डिफरेंसेस रहे, क्यों लोगों का जो मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो हिली एरिया की जो कम्युनिटीज़ हैं, कुकी एंड जो कम्युनिटी हैं, उनके द्वारा अपोज किया गया है। बट अभी किसी भी तरीके का जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं आया है, पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हुआ है, हाईवेज कंटिन्यूस वहाँ पे ब्लॉक हैं। रिसेंटली फ्री मूवमेंट को भी अलाउ किया गया था कि फ्री मूवमेंट कैरी आउट किया जा सकता है मणिपुर के वहाँ पे। और आप देखिए कि वैली के एरिया से जो लोग हैं हिली एरियाज़ के लिए क्यों माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वैली जो है मणिपुर का जो वैली का एरिया है जहाँ पे मैती कम्युनिटी का डोमिनेशन है, तो आप देखिए कि वैली जो है वो लैंड लॉक है, वैली का जो एरिया है वो लैंड लॉक है। और स्टूडेंट्स लैंड लॉक होने की वजह से जो लोग एयर के थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाते हैं उनके द्वारा अल्टरनेटिव जो अगर उनको ट्रैवल करना है किसी अदर एरिया के लिए मूवमेंट को कैरी आउट करना है तो उनको हिली एरियाज़ के थ्रू जो पास है वो होना पड़ता है।
इसके अलावा मणिपुर के बारे में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मणिपुर का जो बजट है उसको टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। आप देखिए कि कोई भी एरिया है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस समय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही जो बजट है उसको प्रिपेयर किया जाता है, बजट को जो प्रेजेंट है वो किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो बजट को वहाँ पे टेबल किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में। मणिपुर के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा है, प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में जो प्रोक्लेमेशन है, जो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट है, उसका जो डिस्कशन है वो कैरी आउट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाता है स्टूडेंट्स? स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। आप देखिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है और जनरल पर्पस कमेटी है। ये 3 ऐसी कमेटीज हैं जिनको हेड किया जाता है स्पीकर ऑफ दैट लोकसभा के द्वारा। स्टूडेंट्स उसी के अंदर डिस्कशन है वो किया गया है कि आने वाले समय के अंदर में जो मणिपुर का सिचुएशन के रिगार्डिंग में डिस्कशन है उसको कैरी किया जाएगा और उसका जो रिजोल्यूशन है उसका भी वोटिंग होगा, जिसके अंदर में प्रेसिडेंट रूल है उसके अप्रूवल का। अब प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि 2 मंथ का टाइम पीरियड हुआ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि पार्लियामेंट के अंदर उनको विद इन द 2 मंथ के अंदर अप्रूवल है उसको कैरी आउट करना होता है, कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल अगर लगा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कनाडा के पर्सपेक्टिव से हैं, कनाडा के वहाँ पे आप देखिए कि ट्रूडो नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उनको रिप्लेस करते हुए न्यू पीएम है मार्क कार्नरी जो हैं उनको, तो मार्क कार्नी को न्यू पीएम है वो यहाँ पे चूज है वो किया गया है। अब आप देखिए कि बेसिकली ये इकोनॉमी का जो सेक्शन है उससे बिलोंग किया करते हैं। उनके द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में जो बैंक ऑफ यूरोप है उसको भी हेड किया गया था। और कनाडा का जो रिकवरी हुआ था 2008 का जो स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी का सिचुएशन था, तो उस समय में आप देखिए कि इनके द्वारा कनाडा को काफ़ी अच्छे से इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर जो रिकवर है वो कैरी आउट किया करवाया गया था इन्हीं के इनिशिएटिव्स के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स इस समय प्रेजेंट समय में जो कनाडा के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ में सही नहीं हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा तो बेसिकली कनाडा को यूएस का जो टेरिटरी है उसके अंदर एज ए 51 स्टेट के रूप से ऐड करने की रिगार्डिंग में भी मेंशन किया गया था। अब इनके द्वारा बेसिकली जो न्यू पीएम है उनके द्वारा आप देखिए कि इंडिया के साथ में भी जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नए पॉलिटिकल लीडर हैं वो आए हैं। ट्रूडो के समय में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में थे। एक पर्सन है जिनको कि वहाँ पे असैसिनेट है वो कर दिया गया था, उनके द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस वो लगाए गए थे। तो आने वाले समय के अंदर इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। स्टूडेंट्स उस दौरान में एक 5 आई अलाइंस है वो न्यूज़ के अंदर में था। पिछले कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर के अंदर में 5 आई अलाइंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा था। इसके अलावा आपको जो 5 आई अलाइंस आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय क्रिएट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसके अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फिर आप देखिए कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं, ये 5 कंट्रीज इसका पार्ट हैं 5 आई अलाइंस के अंदर में। तो उसी के अंदर इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया कि इस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है किसी पर्सन के असैसिनेशन के अंदर में, जो कि कनाडा के वहाँ पे हुआ था। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रीड करें कनाडा के लोकेशन के बारे में या इंडिया के पर्सपेक्टिव से कनाडा के रिगार्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको ऐड किया गया है। क्या हमारे यहाँ पे स्टेट्स के अंदर में जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये जो प्रोविज़न है क्या हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? यूनिटरी जो फीचर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मोर पावर है हमारे कम्प्लीटली फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में, ये जो पावर है ये भी हमने क्या कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो इस जो कम्प्लीटली जो प्रोविज़न हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, वो आपके होमवर्क हैं। कनाडा के एक बार लोकेशन के रिगार्डिंग में हम कुछ रीड करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो लाइन है इसके यहाँ पे कुछ लेक्स हैं वो भी सिचुएटेड है और इसके सदर्न पार्ट के अंदर में आपको तो यूएसए है वो यहाँ पे लोकेटेड है। जो ब्रिटिश कोलंबिया है जहाँ पे असैसिनेशन का बाढ़ था वो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। वैनकूवर का जो रीजन है वो वेस्टर्न पार्ट के कनाडा के अंदर सिचुएटेड है। बट आप देखिए कि कनाडा के साथ में इस एरिया से रिलेटेड एक ग्रीनलैंड जो आइलैंड है वो भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो आप सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है वो सिचुएटेड है।
ग्रीनलैंड का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे किसका टेरिटरी है? तो स्टूडेंट्स वहाँ पे सदर्न पार्ट के अंदर आपको आइसलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है वो पास होता है, तो उसको किसका नाम है वो दिया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो है डेनमार्क स्ट्रेट। तो वाटर बॉडी कौन सा है स्टूडेंट्स? डेनमार्क स्ट्रेट। अब आप देखिए कि ये डेनमार्क स्टेट हुआ, ये यहाँ पे कनाडा का एरिया सिचुएटेड है, कनाडा के नर्दर्न पार्ट के अंदर यूएसए है। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लेब्राडोर सी। यहाँ पे जो लोकेशन है उसको हम जाना करते हैं लेब्राडोर सी के नाम से। स्टूडेंट्स लेब्राडोर सी के थ्रू आप देखिए कि लेब्राडोर सी है वो कनेक्ट करता है हडसन बे को। हडसन बे को ये कनेक्ट करता है हडसन स्ट्रेट के साथ में। यहाँ पे कनाडा के वहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं। तो आप देखिए कि ये हडसन बे का एरिया है, हडसन स्ट्रेट है उसको ये कनेक्ट करेगा। यहाँ पे बफिन आइलैंड है वो सिचुएटेड है, बफिन आइलैंड है, बफिन आइलैंड है वो सिचुएटेड है। ये बेसिकली जो नेमिंग है वो किया गया है लेब्राडोर प्लेट्यू की वजह से, लेब्राडोर प्लेट्यू यहाँ पे लोकेटेड होने की वजह से। बफिन आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में काफ़ी एन नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको कि हम क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स के नाम से उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक विक्टोरिया आइलैंड भी देखने के लिए मिलेगा। विक्टोरिया आइलैंड है जो कि ब्यूफोर्ट सी का जो पार्ट है उसी के नियर बाई एरिया के अंदर सिचुएटेड है। टू यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है कनाडा के अंदर में। एक आप देखिए कि लेक स्लेव है, एक है लेक स्लेव, लेक स्लेव है, बियर लेक है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं स्टूडेंट्स। ये बियर लेक है, लेक स्लेव है, ये यहाँ पे सिचुएटेड है। ब्यूफोर्ट सी है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक है उसका ये पार्ट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर एरिया है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए बिजिएस्ट जो वाटर एरिया है उसको अगर हम रीड करें तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से एक सेंट लॉरेंस वाटर बे है जिसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है वो सिचुएटेड है लेब्राडोर सी का जो कनेडियन के साथ में जो एक्सटेंशन है इसी एरिया के अंदर में। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर में काफ़ी बार उससे क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। तो ये लोकेशंस कुछ हैं जिनको हमने डिस्कस किया, अपने एटलास के अंदर में जाके इनको प्रैक्टिस कर लेना कि कहाँ पे लेब्राडोर सी है, कहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट है। तो इसके अलावा जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं और आप देखिए कि बफिन आइलैंड है, बफिन आइलैंड के वहाँ पे हमारा जो नॉर्थ पोल का जो एरिया है वो भी लोकेटेड है, नॉर्दर्न पोल का जो एरिया है वो लोकेटेड है। फिर कनाडा के बारे में हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें वानुआतू नाम का जो आइलैंड है जो कि पैसिफिक का पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि वानुआतू आइलैंड के वहाँ पे जो ललित मोदी हैं जो कि फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं, फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं उनका उनके द्वारा अप्लाई किया गया था। वहाँ पे स्टूडेंट्स वानुआतू के अंदर सिटीजनशिप है जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैरी आउट होता है, तो उनका जो पासपोर्ट है उसको कैंसिल है वो किया गया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ में क्या किसी तरीके का रिलेशन है? आप देखिए कि इंडिया के द्वारा फिपिक नाम का एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था 2014 के समय में। फिपिक जो इनिशिएटिव है वो क्या है स्टूडेंट्स? फिपिक इनिशिएटिव का बेसिक मैंडेट है वो यही था 2014 के इस इनिशिएटिव का कि फोरम फॉर द इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन, कि इंडो पैसिफिक के जो आइलैंड्स हैं उनके साथ में इंडिया का उन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ में कोऑपरेशन है उसको कैरी आउट करना है। तो ये जो वेनुआतू है वो उसी का पार्ट है, इंडिया का जो पैसिफिक डिप्लोमेसी है उसका भी ये पार्ट है। इसके लोकेशन को अगर हम एक बार डिस्कस करें तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है? कोरल सी है, यहाँ पे है स्टूडेंट्स कोरल सी, कोरल सी इसका पार्ट है। अब आप देखिए कि कोरल सी का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे सोलेमन आइलैंड है जो कि यूएस एंड चाइना का काफ़ी बार डिफरेंस हुआ करता है। वेनुआतू के रिगार्डिंग में भी डिफरेंस है यूएस एंड चाइना का। फिर आप देखिए कि सोलेमन आइलैंड का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है वेनुआतू आइलैंड। फिर न्यू कैलेडोनिया है इनके सदर्न पार्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आप देखिए कि न्यू वेनुआतू आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको फिजी है वो सिचुएटेड है, यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास करता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनका लोकेशन हम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कल ही हमने न्यूजीलैंड का जो लोकेशन है उसको भी रीड किया था, यहाँ पे भी सिटीजनशिप के बारे में था। अब आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया के अंदर लाया गया था उसके प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव से है।
कोर्ट के द्वारा एक पर्सन है जिनको कि मेन पर्सन बताया गया है, जो वायलेंस हुआ था 2019 के समय में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के दौरान में। एग्जाम के पर्पज से आपको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो किसके अंदर मेंशन है, तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर सिटीजनशिप के प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 5 to 11 है वो सिटीजनशिप के बारे में मेंशन करते हैं। सिटीजनशिप को गेन करने के 5 न्यू वेज हैं हमारे यहाँ पे, जिनको कि ब्रांड नेम का जो निमोनिक है उसके थ्रू आप याद रख सकते हो कि बर्थ के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, अक्वायर किसी टेरिटरी को इंडिया के द्वारा अक्वायर कर लिया गया, नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू यहाँ पे किसी भी पर्सन के द्वारा इंडिया के अंदर जो टेरिटरी, इंडिया का जो सिटीजन है वो बन सकता है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर सिटीजनशिप को लॉस करने के कितने तरीके हैं। आरटीडी उसका एक निमोनिक है, रिनंसिएशन, कि उसके द्वारा सिटीजनशिप को रिनंसिएट कर दिया जाए, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए और डिप्राइव कर दिया जाए उसको इंडियन टेरिटरी से। तो उस दौरान में आपको ये जो सिटीजनशिप लॉस के जो तरीके हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल 11 जरूर से याद रखना कि पार्लियामेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस समय समय पे पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो कानून हैं, जो लॉ हैं, वो लाई जा सकते हैं। अब आप देखिए कि पार्लियामेंट के जो कानून है वो लाया गया था हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से 3 नाइबर कंट्रीज? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो इंडिया के लिए अगर माइग्रेट किए हैं और उनके द्वारा नेचुरलाइजेशन का जो 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसको भी कंप्लीट किया है, तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। आज ही के न्यूज़पेपर के अंदर में एक आसाम के पर्सपेक्टिव से भी आर्टिकल, एक न्यूज़ है वो पब्लिश था, काफ़ी स्मॉल न्यूज़ था सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में, कि 2 पर्सन है उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया गया। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप दिया गया है, जो कि एक प्रोविजन है वो नहीं है। रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है सिटीजनशिप गेन करने के रिगार्डिंग में। तो इसी वजह से कुछ अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा इनको अपोज किया जाता है। उनका डिमांड ये भी है कि अगर आपको सिटीजनशिप देना है तो जो तमिलियन पर्सनस हैं जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी समय पहले आए थे, जब श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो उन तमिलियन पर्सनस को भी लैंग्वेज इसे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो ऐड है वो किया जाए। तो ये सिटीजनशिप के प्रोविजन है, पार्लियामेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो ये हमने रीड किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी सर्च कमेटी के बारे में, उनका जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। रिसेंटली आप देखिए कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में एक जो ड्राफ्ट लॉ है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था, जिसको कि काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा अपोज है वो किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में जो वाइस चांसलर्स का जो अपॉइंटमेंट है, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो टॉपिक है इस तरीके से आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऐड किया गया है, कुछ ऐसे डोमेन्स को ऐड किया गया है जिसके रिगार्डिंग में आपसे जो मेंस के अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो सकते हैं। और अभी तो आप देखिए कि ये ड्राफ्ट है, आपसे जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कैसे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि वाइस चांसलर्स हैं, जो रेगुलेटर हैं उस इंस्टीट्यूशन के, जो मेन पर्सन हैं, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो एक बेसिकली एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू हो, एक सर्च कमेटी के थ्रू उनका कैरी आउट हो। तो आप देखिए कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च है, डिस्कशन, डेलिब्रेशन है, वो इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है रिसेंटली, जिसके अंदर में रिसर्च के रिगार्डिंग में जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो अवेलेबल हैं, वो रहेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। तो आप भी देखिए कि हायर एजुकेशन के बारे में था, इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन यही था कि 2005 के जो रेगुलेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर रिसेंटली यहाँ पे लाए गए स्टेट का जो रोल है वो कोर्ट्स के द्वारा रिड्यूस कर दिया गया, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू यहाँ पे पार्ट रहेगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट के अंदर में। तो आप देखिए कि स्टेट का भी यहाँ पे स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग में उनके द्वारा इसको अपोज है वो किया गया। तो ये बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि ओबेसिटी के पर्सपेक्टिव से है। ओबेसिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया है कि रिसेंटली हमारे पीएम सर के द्वारा फिट इंडिया इनिशिएटिव, जो ओबेसिटी का जो प्रोविजन है कि 4 जो मैन एंड वुमेन है या 4 जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर में एक पर्सन है जो आपको ओबेस देखने के लिए मिलेगा।
प्री डायबिटिक उनका कंडीशन हुआ करता है, डायबिटिक के जो सिम्टम्स हैं उसका ऑब्जर्वेशन है। तो इस जो ये जो सिचुएशन है इसको कैसे यहाँ पे रिड्यूस किया जाए। आप देखिए कि स्टूडेंट्स रिसेंटली पीएम सर के द्वारा कॉल तो दिया गया है कि ओबेसिटी को टैकल करने का ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी एक हेल्थ टैक्स को बताया गया था, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी हेल्थ टैक्स है उसको बताया गया। सर्वे के अंदर में हेल्थ टैक्स क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, सर्वे के अंदर हेल्थ टैक्स ये बताया गया है कि हमें जो भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसके रिगार्डिंग में एक टैक्स को इम्पोज करना होगा, जिससे कि उसका कंजप्शन, उसका प्राइस इंक्रीज करेगा, कंजप्शन उसका डिक्रीज हो, तो उसको बताया गया। एफएसएसआई है जो फूड एंड सिक्योरिटी, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है एफएसएसआई 2006 के समय जो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उनके द्वारा एक लेबलिंग एडवर्टाइजमेंट का रेगुलेशन है, वो अभी आप देखिए कि इम्प्लीमेंट है, वो नहीं हुआ है। लेबलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का जो रेगुलेशन है, न्यूट्रिशनल जो रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हेल्थ स्टार का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस तरीके से लाया जाए। और हमारे यहाँ पे जो पैकेज फूड है जो कि बेसिकली आप देखिए कि हाई है फैट के अंदर भी, सोल्ट के अंदर भी और शुगर के अंदर भी। पैकेज फूड है जो कि हायर है, उसके अंदर में फैट का भी क्वालिटी, जो सोल्ट है शुगर है उनके भी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सभी को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा अपना एक रोल है वो प्ले किया जाए। फूड के ऊपर अगर रेगुलेशन रहेगा तो ये ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, हेल्दी इंडिया अगर रहेगा, फिट इंडिया अगर रहेगा, तो आप देखिए कि हर एक एरिया के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। क्विक कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से है नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स। क्विक कॉमर्स क्या है, आप समय समय पे देखते हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन जो डिलीवरी जो कंपनीज हैं वो लॉन्च हुई हैं, जिनके द्वारा 10 मिनट एंड 20 मिनट के अंदर में जो आपका गुड्स है उसको डिलीवर किया जाता है। इनका जो अभी डोमेन एरिया है, जो इनका अभी मार्केट के अंदर प्रेजेंस है, वो 3.34 बिलियन बताया गया है, जो कि 2029 तक आप देखिए कि 3 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा। 9 पॉइंट कुछ बिलियंस का यहाँ पे इनका जो मार्केट प्रेजेंस है वो हो सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्विक कॉमर्स है उनको की एंटी जो कंपटीशन का इनका प्रैक्टिस है उसके अंदर भी ऐड किया है कि इनके द्वारा हाई मच जो डिस्काउंट्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। और आप देखिए कि कम समय के अंदर डिलीवरी है, इस वजह से लोगों के द्वारा इसको मोर इनका परचेज है, मोर मार्केट जो इनका प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। एरियाज के अंदर में इनके जो हाउसेज हैं वो बने हैं, वहाँ पे आप देखिए कि इनका जो थिंग्स हुआ करता है उस पर्सन के द्वारा, जो कंज्यूमर है उनके द्वारा जो ऑर्डर किया गया उसके नियर बाई हाउस से जो उनका डिलीवरी है वो एक कम लिमिटेड समय के अंदर में हो सके। इंडोनेशिया के द्वारा कहा गया है कि अभी किसी तरीके के द्वारा उनके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा गया है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि इंडिया के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया है उसका परचेज उनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स डिफेंस के वेपन्स के बारे में है। डिफेंस के वेपन्स के पर्सपेक्टिव से एक इंस्टीट्यूट है जिसको कि हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना डिफेंस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि यूक्रेन फर्स्ट कंट्री है जिनके द्वारा लार्जेस्ट जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं उनको परचेज है वो किया गया है, उनको जो इंपोर्ट है वो किया गया है। और इंडिया स्टूडेंट सेकंड नंबर के ऊपर में है। ओवर द ईयर्स इंडिया के जो नंबर्स हैं आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर ज़्यादा थे, अब रिड्यूस हुए हैं। ओवर द ईयर्स इंडिया के जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। और आप देखिए कि इंडिया का जो रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी था वो भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, फ्रांस के साथ में और रसिया के साथ मेजर यहाँ पे कंट्रीज हैं। पाकिस्तान के जो नंबर्स है वो इंक्रीज सिचुएशन के अंदर में है। पाकिस्तान का जो मेन इंपोर्ट का एरिया है वो है चाइना स्टूडेंट। चाइना की जो इंपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ, खुद का मैन्युफैक्चरिंग उनका स्टार्ट हुआ है। आप देखिए कि कतर के द्वारा भी यहाँ पे जो मोर डिफेंस के वेपन्स है वो इंपोर्ट है वो किए जाते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे रसिया और फ्रांस है वो मेन डेस्टिनेशन है, मेन एरियाज हैं जहाँ पे वेपन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो आपको वेपन्स के रिगार्डिंग में हुआ करता है। एक्स नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो डाउन रहा है, साइबर अटैक्स के बारे में बताया गया, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। ग्रीनलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप का जो स्कीम्स है उनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन को वो क्रिएट करते हैं। ग्रीनलैंड आप देखिए कि डेनमार्क के अंडर में है, डेनमार्क स्ट्रेट है उसके सदर्न पार्ट के अंदर में, और फिर आइसलैंड का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। यूएसआईडी का जो यहाँ पे बेसिकली फंडिंग हुआ करता था उनको कट किया गया है। बांग्लादेश के वहाँ पे न्यूक्लियर जो रिव्यू कमेटी है उनकी इंस्पेक्शन के बारे में है। और स्टूडेंट्स ईरान के बारे में भी एक मेंशन किया गया कि जो यूएस के द्वारा जो डील दिया गया है उसको ईरान के द्वारा सोचा जाएगा आने वाले समय के अंदर में।
नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के पर्सपेक्टिव से है। सीरिया के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके के जो ऑपरेशन था वहाँ पे जो कुछ पर्सन्स को एलिमिनेट किया गया था सीरिया के अंदर में, तो वो कम्प्लीटली एंड है वो हो चुका है। और यूक्रेन के बारे में है, यूक्रेन के द्वारा पीस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेंशन किया गया। यूक्रेन को ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लोकेशन एक बार ज़रूर से देख लेना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है, जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के आपको प्रोविजन बताने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।